हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्कीबर नर्सिंग क्लासेस। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो सबसे पहले आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता क्या है। तो इस एक टाइप का प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी गैसेस हैं या फिर बाइकार्बोनेट एलिमेंट्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है और एक किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए होता है कि रेस्पिरेटरी ओरिजिन से पीएच बैलेंस गड़बड़ हो रहा है कि मेटाबॉलिक ओरिजिन से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि नॉर्मल एबीजी वैल्यू क्या क्या होता है। तो अगर नॉर्मल पीएच का रेंज आप सभी लोग को पता होगा कि 7.35 टू 7.45 होता है। इसमें 4 कंपोनेंट मेजर होते हैं एबीजी वैल्यू में, एक मेंशन नहीं है यहाँ पे, जो क्या होता है PO2। ठीक है, PO2। अब सबसे बड़ी चीज, तो PaCO2 का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है CO2 का वो कितना होता है 45 टू 35 होना चाहिए। ठीक है, और बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए 22 से 26। ठीक है, और बाइकार्बोनेट 22 से 26 हो गया। PO2 का वैल्यू 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इसको पता करते हैं। तो इसको पता करने के लिए 3 स्टेप है। 3 स्टेप में कभी भी फाइंडिंग्स, अगर आपके पास किसी भी पेशेंट के एबीजी की फाइंडिंग्स है उसको आप 3 स्टेप में करके अगर फाइंड आउट करते हैं तो बहुत ही इजीली और सिंपल वे में आप फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या है कि सबसे पहले पीएच वैल्यू देखिए, नॉर्मल है कि या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा है तो अल्कलाइन होगा यानी अल्कलॉसिस होगा, और अगर कम है तो एसिडोसिस होगा। ठीक है, तो अगर पीएच 7.35 से कम है तो एसिडोसिस और 7.45 से ज़्यादा है तो एल्कलॉसिस। ठीक है, तो मतलब पीएच के मूवमेंट के बेसिस पे पीएच कितना, अगर पीएच इंक्रीज कर रहा है तो एल्कलॉसिस होगा और पीएच कम हो रहा है तो एसिडोसिस होगा। ठीक, स्टेप 1, अगर हमारे पास किसी भी पेशेंट का वैल्यू है, स्टेप 1 से हमने ये पता लगा लिया कि एसिडोसिस की तरफ जा रहा है कि एल्कलॉसिस की तरफ जा रहा है। दूसरा स्टेप हमारा है कि कॉज क्या है, कि आइदर रेस्पिरेटरी कॉज के वजह से पीएच गड़बड़ हो रहा है कि मेटाबॉलिक कॉज के वजह से। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक निमोनिक्स यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में, जिसको हम लोग बोलते हैं रोम, दैट इज रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। मतलब कि ये इसलिए यूज करते हैं कि जो एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है वो या रेस्पिरेटरी से हुआ है कि मेटाबॉलिक कॉजेस की वजह से हुआ है। ठीक है, ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें। सॉरी, तो जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा, इतना समझ में आ गया, अल्कलॉसिस होगा, उसके साथ साथ पीएच कम होगा, एसिडोसिस होगा। अब देखिए, अब इस रेस्पिरेटरी अपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब क्या है। तो रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब है यहाँ पे कि अगर पीएच और PCO2 आपका जो वैल्यू है इसका, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपने नॉर्मल वैल्यू से, तो तो यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस किसके वजह से हुआ है, रेस्पिरेटरी कॉज के वजह से। समझ में आया। देखिए जैसे क्या है कि पीएच 7.2 है, मतलब कि क्या है, ज्यादा है कि कम है, कम है यानी कि बिलो नॉर्मल है। और PCO2 50 है, तो ज़्यादा है कि कम है, ये भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पीएच कम है यानी एसिडोसिस हुआ है, और ये PCO2 है वो ज़्यादा हुआ है, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो पीएच है वो कम हो रहा है और PCO2 है जो बढ़ रहा है। तो वही कह रहा है कि वैल्यूज मूव ऑन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इट्स नॉर्मल वैल्यू, तो यहाँ पे कौन सा होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, वैसे ही पीएच 7.5 है हमारा और PCO2 आपका अगर 30 है, यानी कि दोनों में से एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो अगर CO2 ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस, कम होगा तो अल्कलॉसिस। समझ में आया। फिर उसके बाद देखते हैं मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस क्या होता है, सॉरी मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि अगर पीएच और बाइकार्बोनेट का जो वैल्यू है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपने नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है, तो वो कौन से कॉज से होगा, मेटाबॉलिक कॉज से होगा। समझ में आया। कहने का मतलब है कि बाइकार्बोनेट का वैल्यू और पीएच का वैल्यू अगर सेम डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब कि या तो बढ़ता है या तो कम होता है, तो ये कौन सा कॉज होगा,
मेटाबॉलिक कॉज होगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि पीएच 7.2 हुआ, साथ ही में बाइकार्बोनेट भी 20 हो गया, मतलब कि दोनों घटा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट जितना कम उतना एसिडोसिस, जितना ज्यादा उतना अल्कोलोसिस। तो पीएच तो कम हुआ एसिडोसिस हुआ, किसके वजह से हुआ? बाइकार्बोनेट 20 है, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ में आया? तो वैसे पीएच 7.5 मतलब कि पीएच डीरेंज्ड हुआ, बट कहाँ? ऊपर की तरफ गया, ठीक है, बढ़ा। उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट 20 है, मतलब कि ये भी डीरेंज्ड हुआ, और ये 22 टू 26 वाले रेंज से ऊपर गया, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव किए अपने नॉर्मल वैल्यू से। तो ये मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ठीक है, अब इसमें तीसरा स्टेप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि इसमें तीन चीज फाइंड आउट करना होता है कि जो आपका एसिड बेस इम्बैलेंस है वो कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, या फिर पार्शियली कंपनसेटेड है। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो ये देखेंगे इसमें। सबसे पहले आप कैसे कब कहेंगे कि फुली कंपनसेटेड है? जब पीएच अपने नॉर्मल लिमिट्स में होगा, लेकिन जो दो पैरामीटर्स हैं हमारे, सॉरी यहाँ पे थ्री मिस्टेक है, बाइकार्बोनेट और PCO2 जो है हमारा, वो डीरेंज्ड होगा, मतलब कि अपने नॉर्मल वैल्यू से या तो कम या तो ज्यादा होगा। ठीक है, पार्शियली कंपनसेटेड का मतलब क्या होता है कि पीएच तो डीरेंज्ड होगा ही होगा, साथ में आपका PCO2 और बाइकार्बोनेट भी डीरेंज्ड हुआ रहेगा। ठीक है, अनकंपनसेटेड कब बोलेंगे? जब अल्कोलोसिस या फिर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, तब बोलेंगे अनकंपनसेटेड जब पीएच डिरेंज्ड हुआ है और PCO2 और बाइकार्बोनेट में से कोई एक ही डिरेंज्ड हुआ है, मतलब कि अपने नॉर्मल वैल्यू से अल्टर्ड हुआ है। तो समझ में आया? फुल्ली कंपनसेटेड कब? जब पीएच नॉर्मल लिमिट्स में रहेगा, बाइकार्बोनेट और PCO2 जो है आपका वो दोनों डिरेंज्ड हुआ है। ठीक है, पार्शियली कंपनसेटेड का मतलब पीएच के साथ साथ दोनों जो बाइकार्बोनेट और PCO2 है वो तीनों डिरेंज्ड रहेंगे। जबकि अनकंपनसेटेड का मतलब क्या होता है कि पीएच तो डिरेंज्ड रहेगा, बट PCO2 और बाइकार्बोनेट में से कोई एक वैल्यू ही डिरेंज्ड रहेगा। चलिए, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें एबीजी एक आर्टेरियल ब्लड गैस के मेजरमेंट में पीएच हमें मिला 7.2, ठीक है, और PCO2 मिला हमारे पास 70 mmHg, और बाइकार्बोनेट मिला 26, ठीक है, और PO2 मिला कितना हमें? 59। तो कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप क्या था? पीएच। पीएच कितना है? 7.2, मतलब कि ये कहाँ जाएगा? एसिडोसिस के तरफ। ठीक है, पहला चीज तो क्लियर होगा कि ये कौन सा केस आएगा? एसिडोसिस का। दूसरा स्टेप क्या था? कॉज कौन सा है? तो बाइकार्बोनेट और CO2 को देख लो। बाइकार्बोनेट हमारा नॉर्मल रेंज में है 26, CO2 कितना है? बढ़ा हुआ है हमारा, तो यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ साथ यहाँ पे ये भी फाइंड करेंगे कि कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, कि पार्शियली कंपनसेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? साफ दिख रहा है कि पार्शियल सॉरी अनकंपनसेटेड होगा। क्यों अनकंपनसेटेड होगा? पीएच डिरेंज्ड हुआ है, PCO2 डिरेंज्ड हुआ है, बट जो आपका सी जो आपका ये CO2 है वो जो सॉरी बाइकार्बोनेट है वो नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, जैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे पहला स्टेप क्या था हमारा? पीएच फाइंड आउट करना था ना। पीएच फाइंड आउट, पीएच हमारा कहाँ गया? एसिडोसिस की तरफ गया। ठीक है, एसिडोसिस की तरफ गया। ठीक, दूसरा स्टेप क्या था हमारा यहाँ पे? दूसरा स्टेप था कि कॉज पता करेंगे। तो कॉज कौन सा हमारा मिला? रेस्पिरेटरी मिला। ठीक, रेस्पिरेटरी मिला। ठीक है, रेस्पिरेटरी कॉज मिला। ठीक, तीसरा चीज कि कौन सा है? कंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है, कि अनकंपनसेटेड है? तो इसमें अनकंपनसेटेड किस बेसिस पे बोले? कि पीएच तो डिरेंज्ड है ही हमारा, उसके साथ साथ दोनों कंपोनेंट्स में से, दोनों कंपोनेंट्स बोले तो या तो बाइकार्बोनेट की बात करें या फिर PCO2 का बात करें। ठीक है, तो इसमें से कोई एक हमारा बढ़ा या घटा होना चाहिए, यानी डिरेंज होना चाहिए। तो हमारा जो PCO2 है, सॉरी बाइकार्बोनेट है, वो तो हमारा नॉर्मल रेंज में है 26 से। ठीक है, 26 से नॉर्मल है। ठीक है, अब बात करेंगे इसका
कि हमारा क्या बढ़ा था, बाइकार्बोनेट बढ़ा था, सॉरी PCO2 इधर गया था, तो यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, वो भी कौन सा, अनकम्पनसेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं आपको कि अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एक हमारे पास सैंपल वैल्यू है जिसमें pH हमारा 7.2 है और PO2 100 है, PaCO2 जो है 25 mmHg है और बाइकार्बोनेट जो हमारा है 10 है। तो क्या आपका असेसमेंट है, कमेंट करके बताएं। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। ऐसे ही फैक्टफुल, थ्योरी रिलेटेड, प्रैक्टिकल रिलेटेड या फिर कोई भी असेसमेंट या फिर केयर प्लान, केस स्टडी, किसी भी नर्सिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल SK अचीवर नर्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।